विजय भाई। यस असीम भाई, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया, थैंक यू पहले तो कमिंग ओवर। थैंक यू आपको कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे आया हूँ। मॉर्निंग से आपके लोग बहुत अच्छे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। विजय भाई, विल टॉक अबाउट योर जर्नी इन जनरल, पहले तो कि शुरू कैसे किया, बट थोड़ा टेक्निकल्स में व्हाट इज़ योर फोटे, कि ये तो मैं उठा ही दूंगा। हाँ, ये आपने बहुत सही बोला। मैं ना मास्टर इन वन में बहुत बिलीव करता हूँ असीम भाई। मतलब मैंने आपके वीडियोस में देखा है, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको किसी को ऑप्शन सेलिंग बराबर अच्छे से समझता है, कोई स्कैल्पर होता है, कोई ऑप्शन बायर होता है, कोई स्विंग ट्रेडर होता है, कोई इंट्राडे ट्रेडर होता है। बहुत सारे लोग ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि कौन सा ट्रेडिंग अच्छा, कौन सा ट्रेडिंग खराब। तो मेरे हिसाब से इसका कोई राइट और रॉन्ग जवाब ही नहीं है। करेक्ट। मेरे हिसाब से पहले आपको एज अ पर्सन ये पता लगाना पड़ेगा कि आपको क्या सूट करता है। और बिलीव मी, ये पता लगने मतलब बहुत सारे लोगों को तो आज तक पता ही नहीं चला है। मैं आपके गेस्ट को भी बोलूँगा कि आपको पता है आपको क्या सूट करता है, तो उसको भी पता नहीं होगा। तो ये पता चलने में ही बहुत सालों निकल जाते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि नो योर सेल्फ फर्स्ट। एक बार आपको वो पता चल गया और फिर आप उसमें मास्टर बनो। जैसे आपको ये पता चल गया कि यार मैं स्कैल्पिंग में तो मेरे को लॉस होगा नहीं, अगर लॉस होगा तो भी मैं बाद में कवर कर लूंगा। उसमें एक अलग स्किल सेट चाहिए, उसमें आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होना है। वहां पे आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो एंट्री एग्जिट आपकी फास्ट है। जो मेरा स्टाइल है वो बहुत बोरिंग है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि भाई मैं साल में सिर्फ 25 से 30 ही ट्रेड करता हूँ, तो शायद आप बोलोगे कि आप इससे आप कितना रिटर्न कमा लेते हो। तो रिटर्न भी मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, जो मतलब एक ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर शायद कमाता है। यही बात है कि आपको अगर पता चल गया कि आपका मेथड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपको वो सूट कर गया, तो आप वो तरीके से कर सकते हो। बट ये पता लगने के लिए मुझे बहुत साल लगे। कितने? मैंने अपना करियर 2009 में शुरू किया था और मैं ग्रेजुएशन के बाद जॉब ढूंढ रहा था। तो जॉब तो मुझे मिल ही नहीं रही थी और फिर मेरा ऐसा था कि यार कोई जॉब मिले अच्छी। तो पहले वो टाइम पे कॉल सेंटर बहुत चलते थे, तो मैंने कॉल सेंटर के बहुत इंटरव्यू दिए। तो उसमें मेरी इंग्लिश की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाता था। और फिर ऐसे भी कॉल सेंटर थे जो नेशनल लैंग्वेज मतलब गुजराती, मराठी वैसे में भी थे, पर वो टाइम पे मैं इतना इंट्रोवर्ट था कि किसी ना किसी रीज़न से रिजेक्ट हो जाता था। तो जॉब मिल ही नहीं रही थी। फिर मैंने एक दो बार मतलब मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, वो ऐसी दुकानों में काम करते थे जो साड़ियों की दुकान होती है हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट में। तो आप एक बार कॉलेज ख़त्म कर देते हो, 6 महीना हो गया, आपको जॉब नहीं मिल रही है, घर से भी प्रेशर मिलता था। मतलब घर वाले ऐसे गुस्से से नहीं बोलते थे, बट ऐसे बोलते थे कि यार कुछ कर ले, अभी क्या है बाकी है, अभी क्या करना है। और लाइफ में कोई गोल नहीं था। तो मैंने फिर 1-2 महीने वहाँ साड़ी की दुकान में भी काम किया था कि जॉब नहीं मिलने से अच्छा है कुछ तो काम करूँ। पर मैं साइड बाय साइड जॉब ढूंढ रहा था। फिर एक दिन हमारे घर पे मेरे एक अंकल आए थे। उन्होंने मुझे पूछा क्या करता है बेटा, तो मैंने बोला कुछ नहीं करता हूँ अंकल, जॉब ही नहीं मिल रहा है। और वो टाइम पे रिसेशन चल रहा था। अब वो तो मुझे अब पता चलता है कि वो टाइम पे क्या सिचुएशन थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू स्टॉक मार्केट में काम करेगा। मैंने बोला हाँ करूँगा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, आपको पता नहीं है ना कि मैं स्टॉक मार्केट में खुद आया हूँ कि मजबूरी से आया था। तो कभी भी मेरा प्लान नहीं था असीम भाई कि मैं कभी किसी को सिखाऊंगा या कभी मैं खुद भी पैसे डालूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुजराती होके भी मेरे घर में किसी को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था। उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो बैकग्राउंड से थे ना, वो बैकग्राउंड में ऐसा था कि मेरे दादी जो आए थे, हमारा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बनने के बाद वहाँ से आए थे। फिर वो कच्छ रहे थे, फिर वो मेरी दादी मुंबई आई थी, फिर उन्होंने यहाँ पे घर लिया था, जैसे तैसे अपने बच्चों को बढ़ाया। क्योंकि मेरे दादा बहुत पप्पा छोटे थे तभी मर गए थे। तो मेरे डैड और मेरे चाचा वो सब जॉब ही करते थे। मेरे चाचा आज भी जॉब करते हैं। अच्छा, कल्चर ही नहीं था गुजरात में रहने के बावजूद। मतलब हमारे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कल्चर से ज़्यादा माइंडसेट होता है लोगों का। अभी जैसे आपका माइंडसेट बिजनेस करने का हो गया तो आप अपने बच्चों को बिजनेस सिखाओगे, बट आपके पिताजी का माइंडसेट बिजनेस का नहीं था क्योंकि उनको कभी टाइम ही नहीं मिला ये सोचने का। वो टाइम पे उनकी नीड ये थी कि यार हम हमारा 2 टाइम का खाना कहाँ से निकाले। एक्चुअली मेरे पापा बिजनेसमैन थे, बट जनरली और सही। हाँ, क्या थे? एक्चुअली मेरे पापा भी बिजनेसमैन ही थे। हाँ, बट मैं एक एग्जांपल दे जनरली कह रहा हूँ। तो मेरे घर में तो ऐसा बिजनेसमैन वाला माहौल ही नहीं था। तो जब मेरे अंकल ने मुझे बोला कि स्टॉक मार्केट का काम करेगा, तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट का काम क्या था वो मुझे पता नहीं है।
फिर बाद में मैं एक जगह पे इंटरव्यू देने गया, मोतीलाल ओसवाल का ही ब्रांच था। पहले मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे ब्रांचेस होते थे मुंबई में, तो जैसे मेरी जो इंटरव्यू थी वो घाटकोपर ब्रांच में थी, और वहाँ पे मेरे जो बॉस थे वो अभिजीत सालवी थे। अच्छा। आज भी वो मेरे कांटेक्ट में है। तो मेरे जो अंकल थे, उन्होंने, जो लड़का था उसका नाम था योगेश कुलकर्णी, और वो योगेश कुलकर्णी कौन था? जिन्होंने मेरे अंकल का अकाउंट खोला था। अच्छा। तो वो उनका RM था। तो उन्होंने, मेरे अंकल ने उसको बोला कि यार इसको मेरे किधर लगा दे उसको जॉब में, तो उसने मुझे बोला भेज दो, यहाँ पे तो ओपनिंग है, और वो ब्रांच नहीं खुली थी। तो मैं गया अपना एक रिज्यूम लेके, जो हम लोग वो टाइम पे साइबर कैफे से बनाते हैं ना, हॉबी क्या डाल दी, हॉबी क्या डाल दी है, तो मैंने बोला सर डाल दो जो आपके पास है, कॉपी पेस्ट वाली हुई। ऐसे ही इंटरव्यू के लिए गया, तो वहाँ पे अभिजीत सर थे, तो उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कुछ नहीं, अभी जॉब ढूंढ रहा हूँ। फैमिली में कौन कौन है, क्या है, ये सवाल पूछे, और फिर बोला ठीक है आ जाओ 1 तारीख से काम पे। तो मैं बोला आपका, मैं बोला सर मेरा पोस्ट क्या रहेगा? सेल्स मैनेजर। मैंने बोला ये तो सही नाम है यार, ये तो साड़ी की दुकान से तो अच्छा ही है सेल्स मैनेजर। और मैं वो टाइम पे जब मेरा जॉब ढूंढने का टाइम चल रहा था ना, तब मैं, एक आदमी थे जो अब खुद की प्रिंटिंग प्रेस थी, मैं उनके पास पे भी काम किया था। अच्छा। उनके पास क्या काम होती थी कि भाई ये अपना ब्रोशर ले, आपको पता है हीरानंदानी पवई, वहाँ पे बहुत सारी ऑफिस है, टॉप फ्लोर पे चले जाने का, और हर ऑफिस पे नीचे उतरते उतरते सबको पूछने का कुछ प्रिंटिंग का काम है क्या। मैंने ये भी किया है सिम भाई। वाओ। तो एक टाइम पे जब वो पवई सर्कल है ना, वहाँ पे साइड पे लोग बैठ के खाना वाना खाते, तो एक टाइम पे मैं वहाँ पे बैठ के टिफ़िन खा रहा था। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार मेरा लाइफ क्या है। मतलब मेरे घर वाले ने मेरे को बहुत प्यार से बड़ा किया था। मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे, पर कभी भी मेरे पिताजी ने हम लोगों को ये नहीं किया था कि कुछ चीज़ों के लिए छोड़ा नहीं था। तो मैंने वो टाइम पे डिसाइड किया था कि यार कुछ तो लाइफ में करना है। पर सच बताओ ना, मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि कुछ गोल ही नहीं है लाइफ में। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली, ये कर लिया। हमारे घर से तो पढ़ा लिखा ही सबसे ज़्यादा मैंने ही पढ़ाई की है, 15वीं तक मैं ही पहुँचा हूँ। तो कौन सिखाएगा आपको कि आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए, कि क्या करना चाहिए। मैंने ऐसा प्लान किया था कि मैं थोड़े साल के बाद सब ब्रोकर बन जाऊंगा, क्योंकि जो हमारे ऑफिस थी ना, उसमें बहुत सारे सब ब्रोकर भी बैठते थे। अच्छा। तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई थी। तो मेरे को यार पता चल गया कि यार ये रोज सुबह जो एक्सेल आती है कि इतना मेरे क्लाइंट से ब्रोकरेज हो रही है, और मेरी सैलरी 7,500, 8,000, 12,000, और मैं बोला मेरे क्लाइंट्स की ब्रोकरेज ही 1-1 लाख हो रही है। तो मेरे तो दिमाग में कैलकुलेशन आ गया था कि यार मैं अगर ब्रोकर बनता हूँ, अपॉर्चुनिटी दिख गई, और 50% भी मेरा शेयरिंग हो, तो मेरे को 50,000 तो मिले। और मैं बोला मेरे पास जितने क्लाइंट है उतने तो मेरे पास आएंगे। ये बात अलग है, जब सब ब्रोकर बना तब कोई नहीं आया क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आप कौन हो, आपको तो हम जानते ही नहीं, हम मोतीलाल ओसवाल को जानते हैं। तो सब ब्रोकर में एंजल ब्रोकिंग के साथ मैंने अपना फ्रेंचाइजी स्टार्ट किया था, और वो टाइम पे मेरे पास डिपॉजिट के लिए भी पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने जीजू से पैसे लेके एंजल ब्रोकिंग में डिपॉजिट देके, मतलब मैंने उनसे इंटरेस्ट पे पैसे लिए थे, और मैंने उनको चुका भी दिए वैसे। तो ऐसे शुरू हुआ। फिर जब मैं अपने ऑफिस, एंजल की ऑफिस में जाता था ना, मैं वहाँ की ऑफिस में बैठ के सब ब्रोकर था। मतलब मैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता था, और मेरी शेयरिंग वो ज़्यादा लेते थे, मुझे कम मिलती थी, क्योंकि मैं उनकी ऑफिस प्रीमाइसेस यूज़ करता था। तो मैंने वहाँ पे देखा 2-3 लोग है ना चार्ट देख रहे हैं। तो पहले तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ बड़ी बात हो गई। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ 2011-12 की। वो टाइम पे चार्ट कौन देखता था, और वो जो भाई थे वो फाल्कन सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे। तब चार्ट बहुत कम आते होंगे उस टाइम पे। यस, फाल्कन सॉफ्टवेयर भी वो टाइम पे मतलब साल का 50,000 रुपया उसका प्राइस था। आज भी अगर आप फाल्कन रिलायबल सॉफ्टवेयर करके एक कंपनी है, उसके 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें से एक सॉफ्टवेयर होता है फाल्कन। तो वो महंगा सॉफ्टवेयर होता है एक ट्रेडर के लिए, मतलब अच्छा खासा प्राइस है उसका। ऐसा मैं बोलूँगा नहीं सस्ता है, बट महंगा है। तो मैं उनसे 2-3 बार बात करने की कोशिश कर रहा था, पर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, क्योंकि क्या पता वो मुझे जानते भी नहीं थे, मैं नया था। फिर मैंने ना एक दिन मेरे कस्टमर को मैंने बोला कि सर आप मेरे पास अकाउंट खोलो, मैं आपको अच्छा गाइड करूँगा मार्केट में। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पहले तू मुझे बता क्या शेयर लेना चाहिए। तो मैंने ना तभी बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट आया था टीवी पे, और वो लोग बोल रहे थे बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैंने बोला सर बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और उस दिन के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा गिर गया
तो मेरे को ये पता चल गया कि यार ये टीवी देख के तो अपन प्रॉफिट नहीं कर सकते। तभी पता लग गया था, क्योंकि ये तो गलत ही हो गया ना यार। आप टीवी पे वो लोग बता रहे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ये है वो है, वो आज भी बताते हैं। हाँ, तो ये तो अब मुझे पता चला कि मार्केट में जो भी अच्छी न्यूज़ आने वाली है वो सारी ऑलरेडी डिस्काउंटेड होती है। मतलब हम वो लोग हैं जहाँ तक न्यूज़ आ गई, मतलब समझ लो आपकी वो न्यूज़ कोई काम की ही नहीं है। हम वो बकरियां हैं जिनको कोई चुराने के लिए आ जाता है। मतलब मैं आज भी मेरी वाइफ को बोलता हूँ कि अगर तुझे ये पता है कि ये बहुत सेंसिटिव न्यूज़ है तो समझ ले तू लास्ट है ये न्यूज़ सुनने वाली, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है ये अपने लिए। तो फिर क्या ना असीम भाई, मैंने ना वो पर्सन से दोस्ती की कि भाई सर मुझे आप सिखाइए प्लीज़। तो उन्होंने मुझे RSI सिखाया। तो मैंने 6 महीना RSI अप्लाई किया और मैंने क्लाइंट्स लोग को गाइड किया। अब RSI 6 महीने बाद मार्केट सिचुएशन बदली तो RSI भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने पैराबोलिक स्टॉप एंड रिवर्स सीखा, वो भी नहीं चला थोड़े टाइम के बाद। फिर मैंने स्टोकेस्टिक सीखा, थोड़ा टाइम चला। सारे इंडिकेटर्स के करके बारे मैं क्या करता था कि ये इंडिकेटर, मैं बस वो टाइम पे स्ट्रगल ही चल रहा था। ये कहाँ से सीख रहे थे? वो ये मेरे जो पास में बैठते थे वो, और फिर वो टाइम पे कैसा था ना, अभी जितना यूट्यूब में लोग अवेलेबल है और वो टाइम पे कैसा था, बहुत कम यूट्यूब में आपको, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी डाली तो आपको यूएस की वीडियो बाहर की आएगी। तो मैं जैसे तैसे, और मैं ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट फ्री होता था। आप मोबाइल में तो वो टाइम पे हमें जीबी के हिसाब होते थे। तो वो ऐसे करते करते है ना आसिम भाई, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर ट्राई किए। फिर एक दिन ऐसा कुछ हो गया कि हमारे ऑफिस में, जो जैसे अभी आप एंजल के ऑफिस में बैठते हो तो उसका एक IT वाला पर्सन होता है कि हर ऑफिस में एक IT वाला बंदा है। अब उसका काम ये होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हो रीस्टार्ट करो। उसने कभी भी सोल्यूशन मेरे को यही बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम हो, आधी खराब है तो बंदे एक बार रीस्टार्ट कर दो। तो एक बार ऐसा ही कुछ हुआ, मेरे डेस्कटॉप में आधी स्क्रीन दिख रही थी, आधी नहीं दिख रही थी। तो उसने बोला सर एक बार रीसेट कर लो, सही हो जाएगा। सही तो हो गया, पर मेरे ओडिन में जो मैंने इंडिकेटर सेव किए थे वो सब डिलीट हो गए। अब ओडिन सॉफ्टवेयर अच्छा हुआ। हाँ, ओडिन सॉफ्टवेयर ऐसा है ना कि अगर आपने एक बार उसके आपके लैपटॉप में से वो अनइंस्टॉल हो गया और आपने वो सेटिंग सेव नहीं की थी, या फिर आपने उसकी टेम्पलेट को कोई फोल्डर में नहीं रखा है और वापस से आप नया इंस्टॉल करोगे तो वापस से वो डिफॉल्ट वाली आएगी। करेक्ट। तो मेरे को ये चीज रियलाइज हुई कि ये प्राइस और ये वॉल्यूम को छोड़ के मैं सब देख रहा हूँ, जो कि देखना चाहिए। हाँ। फिर मैंने बोला अभी मैंने सब कुछ करके देख लिया है, ये भी करके देख लेता हूँ। फिर मेरे को मोतीलाल ओसवाल जी की एक बात याद आई थी कि आप बड़ा सोचो, लॉन्ग टर्म सोचो। तो मैं जो 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, जो 5 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, जो 30 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, किसी ने बोल दिया कि अरे नहीं 75 मिनट्स का चार्ट देखो उसमें फायदा है, तो मैं 75 मिनट का भी दिखता था। किसी ने बोल दिया 20 मूविंग एवरेज मत लगाओ, 21 लगाओ, क्योंकि 20 तो सब वापर रहे हैं। 50 मत वापर, 52 वापर, क्योंकि 50 तो सब वापर रहे। मैंने सब करके देख लिया था आसिम भाई। तो फिर मैंने सोचा कि यार अपन प्राइस और वॉल्यूम पे प्रैक्टिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चलता है इसमें। और वो टाइम पे है ना, शेर खान वाले ने ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी वाले लोगों के साथ टाई अप किया था। और तभी हमारे मुंबई में फीनिक्स मॉल में, उनका आज भी शायद ऑफिस होगा ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी वाले का साथ, वो लोग फ्री डेमो लेक्चर देते थे। तो मैं मेरे दोस्त के साथ, मैंने सैवियो करके एक मेरा दोस्त था बेचारा, वो अभी रहा नहीं, उसको कैंसर में उसकी डेथ हो गई। तो मैं और वो, हम में बहुत जिज्ञासा होती थी, सीखना है। हम तो दादर में भी, आप मुंबई में रहे हो आपको पता है, दादर इज़ द हब, जहाँ पे एक पेपर में सैवियो ने ऐड पड़ी थी कि 5,000 के हमने 5,000 रुपए के 5 करोड़ बनाए हैं। तो वो सैवियो मेरे को बोलते थे कि आदमी ने 5,000 से 5 करोड़ बनाए, कैसे बनाए अपन जाके सुनते हैं। तो पहले तो वो आदमी आया 3 पीस कोट पहन के, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग बैठे थे। उसने पूरा दिन लेक्चर दिया और फिर एंड में उसने क्या बताया पता है? एक उसने फिजिकल शेयर का फोटो दिखाया कि जब मेरी सैलरी मेरे को मिली थी ना 5,000, तो मैंने इन्फोसिस के शेयर खरीदे थे ये साल में। आज मेरे को पता चलता है साले ने फोटोशॉप किया था। ओह माय गॉड। और फिर उसने बोला अभी बाहर जाने से पहले आपको सबको अकाउंट खोलने हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कंपलसरी। तो हमने तो खोले नहीं थे, हम तो नाक कटवा के आए गए थे वहां से, मुंह मतलब नहीं, हमको नहीं खोलना है अकाउंट और ट्रेनिंग वेनिंग भी नहीं लेनी है। तो हमको पता, देखो आपको कब पता चलता है कि आदमी स्कैम है? जब आप उसके पास जाते हो। तो हमने वैसे बहुत इंसिडेंट्स हमारे साथ हुए।
तो एक दिन हम ऑनलाइन ट्रेडिंग एकेडमी में गए थे, वहाँ पे वो लोग बात कर रहे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की, कोई इंडिकेटर की ही बात नहीं कर रहे। तो मैंने बोला यार देख ये लोग भी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे। ये बात अलग है कि उनका कोर्स 7-8 लाख का था और वो क्या करते थे, जैसे आपका डेमो लेक्चर खत्म हुआ ना तो उनके बॉक्स में बहुत सारे एडवाइजर बैठे होते थे कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो यहाँ पे बैंक वाले भी बैठे हैं, आप लोन ले लो और कर लो। तो मैंने वहाँ पे बोला सर लोन नहीं लेना है, पैसा है ही नहीं, लोन लेके क्या करेंगे। फिर मैंने और सेवियो ने डिसाइड कर लिया था कि भाई जो भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस वॉल्यूम में ही है, तो अभी इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सेल्फ लर्निंग जैसा होते गया। गलती की उसको सुधारी, गलती की उसको सुधारी, गलती करते गए। ट्रेड कर रहे थे प्रॉपरली? हाँ ट्रेड कर। क्या कैपिटल, क्या पैसा लगा रहे थे? अभी तो बहुत छोटे छोटे पैसे लगते थे असीम भाई, बट उसमें ज्यादा गलती क्यों होती थी? लॉस हो रहा था। लॉस उसमें हमारे से ज्यादा हमारे क्लाइंट्स का होता था, क्योंकि हम उनको गाइड करते थे। मिस गाइड नहीं बोल सकते असीम भाई। वो कैसा होता था ना कि जब भी देखो आप ब्रोकर बनते हो तो पहले आप मानोगे नहीं कि मैं सब ब्रोकर बन के मेरे दिमाग में पहले क्या होता था कि मैं रोज कितनी ब्रोकरेज कमाऊं। होता है, ठीक है, क्योंकि मैं ही घर में होल एंड सोल, मेरे पिताजी के बाद मैं ही कमाने वाला था और मैं जॉब छोड़ के अपने पूरे खानदान से अलग बिजनेस शुरू करने की कर रहा हूँ। मेरे को आज भी याद है मेरे फर्स्ट मंथ की ब्रोकरेज हुई थी 770 रुपए। ठीक है, तो धीरे धीरे वो माइंडसेट मेरा चेंज हुआ कि मुझे क्लाइंट्स को ब्रोकरेज के लिए नहीं देखना है, मुझे क्लाइंट का सस्टेनेबिलिटी देखना है। वैल्यू मेरे को वो क्लाइंट 6 महीने के लिए नहीं चाहिए, मेरे को वो क्लाइंट जब तक वो जिंदा है तब तक चाहिए। करेक्ट। तो मैंने बोला वो कैसे होगा, फिर मेरे को कैलकुलेशन हुआ क्या रही उसके लिए, तो मेरे को ऐसे एक क्लाइंट की नहीं, उसके लिए मेरे को ऐसे बहुत क्लाइंट की जरूरत है, क्योंकि अगर ये रेवेन्यू देना बंद करेगा तो बहुत सारे लोग लगेंगे मेरे को छोटा रेवेन्यू देने के लिए जो बड़ा होगा। करेक्ट। तो मैंने फिर क्लाइंट लोगों को बोलना शुरू किया कि सर आप इंट्राडे ट्रेड मत करो। आज भी असीम भाई हमारे ऑफिस से अगर किसी को फोन जाता है अकाउंट ओपनिंग के लिए तो हमारी मैडम या जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गाइड करते हैं कि इंट्राडे ट्रेड मत करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लाइंट भी पैसा कमाए। जब क्लाइंट पैसा कमाएगा तब हमें ब्रोकरेज देगा, और जब वो है जिंदा तो हम जिंदा रहेंगे। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहले सीख ली और फिर थोड़े सालों के बाद मेरे पास भी कुछ पैसे आए, मैंने भी लगाना शुरू किया। मेरे सबसे पहले रोल्टा करके एक शेयर होता था, रोल्टा करके एक कंपनी थी आईटी, मैंने वो शेयर लोअर सर्किट में खरीदा था जब उसका 20% का लोअर सर्किट था, और मेरा दिमाग ये था कि अरे ये तो सस्ता मिल रहा है यार। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक बिजनेस वाला माइंडसेट चल रहा था, हाँ, जो आज भी है, ट्रेडिंग खुद करनी है, हाँ, क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? अभी देखो असीम भाई, आपका ब्रोकिंग का बिजनेस आप कुछ भी कर लो, एक लेवल के बाद उसको बड़ा करने के लिए भी पैसा चाहिए। ट्रेडिंग की क्यों करनी है? क्योंकि अपनी भी तो वेल्थ बनानी है ना। ओके। आप मेरे को बताओ असीम भाई कि आज मैं कितनी भी ब्रोकरिंग कर लूँ, मैं हूँ तो सब ब्रोकर ही, मैं इतनी तो इनकम नहीं कर सकता। और मैं आपको अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने कभी किसी क्लाइंट के साथ ऐसा सोच के उनको मिसगाइड नहीं किया है कि उसका कुछ गलत हो जाए और मेरा हो जाए। तो अगर आपको दिख रहा है कि बाजार में पैसा बन रहा है तो मैं मेरा पैसा सेविंग अकाउंट में और एफडी में क्यों रखूं? या चलो ठीक है, मान लिया, बट कौन सी ट्रेडिंग करनी है? हाँ, ये तो मैंने पहले BTST भी की है, हाँ, सब किया, मैंने इंट्राडे भी किया है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के 5 रुपया पकड़ने भी भागता था। मैंने वो भी किया है कि टीवी में न्यूज आ गया ये कंपनी को FDA लगने वाला है, शॉर्ट मारो, ये कंपनी को अभी ऑर्डर मिला है, बाय करो। मैंने बहुत कुछ किया है असीम भाई, बट फिर मुझे एक चीज पता चली कि ये सब मेरे बस की नहीं है। करेक्ट। फिर मैंने ना इस तरह से कर, ये तरीका नहीं है मतलब। हाँ, मतलब देखो, आपको अगर बड़ा आदमी बनना है ना तो आपको टर्मिनल छोड़ना पड़ेगा। ओके। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? आप जितना एक्टिव रहोगे ना असीम भाई ट्रेडिंग में, उतनी आपकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप उसमें प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे, क्योंकि आप हर एक्शन पे रिएक्शन करने की कोशिश कर रहे हो और मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। ये समझ कब आई? ये समझ 5-6 साल पहले आई। 5-6 साल पहले आ गई थी? हाँ, पर तभी पैसे नहीं थे। हाँ, सच में असीम भाई। ओके। देखो, आज भी मेरे को जो समझ है ना वो लेवल के मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी से पैसे लेके लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी से पैसे लेके बाजार में लगाऊंगा, जो एक तरीके से लोन होता है, तो भी मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा।
क्योंकि मेरे सर पे वही टेंशन रहेगा कि इसके अंदर कुछ गलत नहीं होना चाहिए, और जब मैं प्रेशर से काम करूंगा तो मेरा काम शायद गलत ही हो जाएगा। आपका ट्रेडिंग सेटअप आज की तारीख में कि कैसे कैसे इवॉल्व हुआ है, कितने धक्के खाए हैं लॉस के मामले में, और कब लगा कि अब मैं एक रेगुलर लेवल पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? अब आप मेरे सेटअप को ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, क्या बोलना है? आप उसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग बोल सकते हो। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होती है? अभी जैसे इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा तरीका होता है, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट हो गया, वैल्यू इन्वेस्टमेंट हो गया। तो मैं जो करता हूँ वो मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर साल 50 से ज़्यादा स्टॉक ऐसे, 50 से 100 के करीबन स्टॉक ऐसे होते हैं जो 50-60% से ज़्यादा रिटर्न देते हैं हर साल। ठीक है, मतलब आप कोई भी साल देख लो, कभी किसी ने रिटर्न दिया। अभी जैसे लास्ट 2 साल से ऑटो स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं, तो कभी कोविड के बाद आईटी स्टॉक्स अच्छे चले थे, और उसके पहले कोविड के टाइम पे फार्मा स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे मोमेंटम है उसको आइडेंटिफाई करके वो मोमेंटम में बैठना है और वो मोमेंटम को राइड करना है। अब आप वो मोमेंटम को कंप्लीट राइड करोगे उसकी गारंटी नहीं है, बट आप उसमें मोमेंटम में अगर समझो वो 200% का मोमेंटम है ना, तो एटलीस्ट आप उसमें 70 से 80% कमा लोगे। ये मेरा मेथड है, और मैं ये करता हूँ मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख के। स्टॉक्स कैसे ढूंढते हो? स्टॉक्स ढूंढने का बहुत सिंपल है। अभी मैं आपको ही पूछूंगा, आप ही आंसर दे दोगे। मैं बहुत खराब इन्वेस्टर नहीं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना आसिम भाई। अभी मतलब ये, हाँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको ना पता हो, अगर आप आंसर दे दो इसका मतलब कि ये मेथड कितना सिंपल है। अच्छा, मैं आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अभी आसिम भाई कैसा है, मैंने आपको क्या बोला कि मैं चलते हुए स्टॉक में पैसा डालूंगा। जो स्टॉक महंगा है, मोमेंटम का मतलब क्या, जो महंगा है उसमें पैसा डालूंगा, और जब वो और महंगा होगा तब उसमें से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को कौन से चीजों को ध्यान देना चाहिए, आप एक अंदाजा बताओ। ओके, जिसमें मोमेंटम है उसमें मैं बैठ जाऊंगा। जो स्टॉक 1 साल का हाई मार रहा है, मतलब रीसेंट 1 साल का हाई मार रहा है, जिसे हम लोग 52 वीक हाई बोलते हैं। और दूसरा फिल्टर, जो स्टॉक अपर सर्किट मार रहा होगा। नहीं, जो स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है। अच्छा, 52 वीक का मतलब क्या है? जनरल बात हो गई। तो बस यही चीज है। मैं एक्चुअली कुछ टेक्निकल सोचने लग गया था कि मैं कुछ अलग से। नहीं असीम भाई, आज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो मेथड आपको बताऊंगा ना, वो मेथड आप भी कर सकोगे। बट यार ये कोई भी बिगिनर करता है यार, ये तो क्या 52 वीक हाई पकड़ लिया। हाँ, पर इसमें सारे लोग नहीं पकड़ते, बट कुछ लोग ऑल टाइम हाई भी पकड़ते हैं। हाँ, पर इसमें क्या होता है ना, इसमें आपके एक्सपीरियंस के साथ, अभी 5000 स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, 5000 से कम हो गए या ज्यादा हो गए पता नहीं है, 5 पकड़, बट एक अंदाजा है। अब आपको कौन सा स्टॉक पकड़ना है उसके लिए भी आपका एक्सपीरियंस लगता है। अगर अच्छा, अभी समझो मार्केट अच्छा है, मान लो कि 5000 स्टॉक्स में से हाँ 100 स्टॉक्स ऐसे हैं, हाँ जिनका 100 क्या 200 लगा लो, 200 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका 52 वीक हाई है, और उसमें से 100 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका ऑल टाइम भी हाई है। हाँ, अब क्या, तो ये कभी कभी इसमें से 70 स्टॉक तो कॉमन हो गए। मैंने 100 कॉमन कर दिया। हाँ, तो 100 कॉमन है। अभी इसके अंदर और 3 चीज है जो मैं देखता हूँ। हाँ। कि जैसे समझो एक स्टॉक ने 2010 में एक हाई मारा था, समझो 500 रुपया, और फिर वो नीचे गिर गया था 60 रुपया या 100 रुपया, और उसके बाद वो वापस से 2024 में खड़ा हो गया, वापस से 500 के पास आ गया। इसका मतलब क्या कि एक कंपनी जहाँ पे शुरू हुई थी वहां से लेके वो कंपनी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और वो कंपनी ने फिर से अपने आप को खड़ा किया। इसका मतलब क्या कि उसने एक पूरा बड़ा साइकिल कंप्लीट किया। और ये 2010 से लेके 2024 एक एग्जांपल है। ये बहुत रेयर एग्जांपल है। पर मिलते हैं आसिम भाई, आज भी मिलते हैं। हर साल ऐसे कम से कम आपको 5 से 6 स्टॉक्स मिल जाते हैं। तो जो 100 तक पहुंचे, उन 100 के सबके चार्ट देखे। हाँ, 100 के सबके चार्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कितने टाइम फ्रेम के, मंथली वीकली, 15-20 साल नहीं, मंथली वीकली। आप मंथली लगाओगे ना आसिम भाई, तो एक कैंडल 1 महीने का है। हाँ। तो आपको 2008 तक का डेटा दिख जाएगा। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री उसकी, कि उसकी हिस्ट्री कैसे थी और फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो ये जो मेथड है, अभी इसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई कि उसका हायर द टाइम फ्रेम, हायर द चांस ऑफ गिविंग प्रॉफिट। दूसरा मेथड ये है कि वो बहुत अच्छे प्राइस के साथ, समझो अभी 2010 का इसका प्राइस 500 रुपया था, और 2024 में 500 रुपये को ब्रेक करना चाहिए विथ हाई कैंडल, मतलब बड़े कैंडल के साथ। उसका मतलब क्या है कि उसमें डिमांड आई है।
कि 2010 के खराब प्राइस को भी उसने ब्रेक किया, ठीक है। उसके बाद अगर साथ में नीचे वॉल्यूम अगर है ज्यादा वो कैंडल में, तो वो आपको और कॉन्फिडेंस देता है कि ये कैंडल के अंदर कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। देखो अब वॉल्यूम तो यार कुछ देर की हो सकती है। नहीं सर, लगातार देखना है। नहीं, आपको वही कैंडल की वॉल्यूम देखनी है। फॉर एग्जांपल आप वीकली कैंडल देख रहे हो तो आपने वीकली कैंडल की वॉल्यूम देख ली, वो सेम कैंडल की जो कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है। तो वो पता है कुछ लोग मिलके कर रहे हो। नहीं आसिम भाई, स्मॉल कैप हुआ तो सब जगह पे तो ये पॉसिबल नहीं है ना आसिम भाई। सब जगह तो नहीं, सब जगह पे पॉसिबल नहीं। आज मैं आपको बोलूं, मार्केट में बहुत सारी चीज मैन्युपुलेट होती है, बट मैन्युपुलेट करने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। अगर आप कोई लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक को भी आप चला रहे हो तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे लगते हैं। तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर वो चला भी रहा है तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस है। और इसके बाद एक्सपीरियंस से मेरे को ये भी समझ में आया है कि भाई इनलिक्विड स्टॉक में पैसा मत डालो। अभी आपने जो बोला, बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं रोज 5% के सर्किट लगा रहे हैं। अब जब ये सर्किट उल्टे पड़ेंगे तब आपको निकलने का चांस नहीं मिलेगा। अब जनरली ये कौन से स्टॉक्स में होते हैं जिनका मार्केट कैप 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, 400 करोड़ है, पर 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ वाली कंपनी में ये करना मुश्किल है। करेक्ट, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, पर मुश्किल है। इतना इजीली नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है पता है कि एक कंपनी थी जिसका प्राइस 2010 में या 2015 में एक फलाना प्राइस था, और वो बहुत नीचे जाके उसने इतना बड़ा ऐसा बहुत बड़ा बेस बनाया और वापस से ऊपर ब्रेक कर रही है। तो अभी इसका क्या क्या, ये कंपनी में कुछ तो बदल रहा है अंदर, मतलब ये कंपनी लॉस, ये जो मूवमेंट है ये ग्रेजुअल है, ऐसी नहीं है। हाँ, उसको मैं पैराबोलिक बोलता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है कि 60 रुपए से वो थर करके 600 हो जाता है। 5 स्टॉक्स 10 स्टॉक्स मिल गए। हाँ, अब क्या करोगे? अब इसमें आपको आपके कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपके पास, अगर देखो पहले मैं क्या करता था, मान लो कि लाख रुपए है मेरे पास। हाँ, तो पहले मैं क्या करता था, 15 हज़ार रुपया सब स्टॉक में डाल देता था। मेरे पास जितने पैसे हैं उसको मैं डिवाइड कर देता था। बट बहुत सालों के बाद मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि डाइवर्सिफाई ज़्यादा करने से मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बनने वाला नहीं है। मेरा प्रॉफिट कब ज़्यादा बनेगा, जब मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ। समझो अभी मेरे को 10 स्टॉक्स मिले हैं पर मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपया ही है। आज के सिचुएशन में ये विजय ठक्कर सिर्फ 2 ही स्टॉक में पैसा डालेगा। अब वो 10 में से 2 स्टॉक में जो सिलेक्ट करूं वो परफॉर्म ना करे, वो मेरा नसीब। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने किया वो परफॉर्म भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है जो मैंने नहीं लिया वो ज्यादा परफॉर्म कर जाए, जो मैंने लिया वो कम परफॉर्म कर जाए। पर मैंने एक चीज ये सीखी है असीम भाई कि आप जब कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे ना, आपका पैसा एक जगह पे नहीं लगाओगे ना, आप अगर मल्टीपल जगह पे पैसा लगाओगे आप पैसे तो कमाओगे पर आपकी लाइफ में कुछ बदलने वाला नहीं है। करेक्ट, मतलब आप मारुति में हो तो मारुति में ही गेम नहीं है। हाँ, मतलब आपका घर का एड्रेस नहीं बदलने वाला है। आप जहाँ हो वहाँ ज्यादा से ज्यादा आप बाहर खाना खा लोगे 2-3 दिन, बट आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकते। तो मैंने ये चीज नोटिस किया है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर है वर्ल्ड में, उनके पैसे तब बने जब उन्होंने पैसे बड़े लगाए भी स्टॉक में। या तो ये कॉन्फिडेंस बहुत साल के बाद आया। अच्छा, कोई और पैरामीटर नहीं देखते? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, भाई कंपनी का कर्जा कितना है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, कंपनी अपने सेक्टर में क्या कर रही है। मैं अभी आपको एक रिसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ। ये कंपनी जो है ना आसिम भाई, ये पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। मैंने आपको जो मेरी जो चीजें बताई है ना, आप यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करो कि वो चीज यहाँ पे फुलफिल हुई कि नहीं हुई। अभी ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम लगाया ना चार्ट का, ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है असीम भाई। ये देखो 2016 में ये स्टॉक का प्राइस था 4,800 रुपया, ठीक है। 2017 में भी इसने ट्राई किया पर ये ऊपर गया नहीं। वैसे ये फोर्स मोटर का BSE का चार्ट है और मैं सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि मेरा मेथड क्या है। ये देखो यहाँ पे नीचे आया था 2020 में, कोविड में इसने लो मारा था ऑलमोस्ट 670 रुपया। असीम भाई ये कंपनी लॉस मेकिंग ही थी और फिर ये धीरे धीरे यहाँ से, इसमें देखो पहला, इसमें अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना तो पहला इसमें हायर वॉल्यूम यहाँ पे हुआ और इसने यहाँ पे ब्रेक किया। तो कोई बड़े लोगों को यहाँ पे ही पता चल गया था कि ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। अब हमारे नसीब इतने तो अच्छे नहीं है कि अपने को इतनी न्यूज़ पता चले। अब मेरी मेथड मैंने आपको पहली क्या बोली थी, व्हाट इज माय फर्स्ट कंडीशन, कि वो बहुत सालों बाद ब्रेक करना चाहिए। तो असीम भाई 2017 से लेके अभी तक, मतलब 2016 से लेके 2024 कितना साल हो गया?
8 साल, अपना पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपको याद है तो, कि अच्छे प्राइस के साथ उसका प्राइस ब्रेक करना चाहिए। तो ये देखो, ये कैंडल आप देख रहे हो, उसने 2016 के प्राइस को एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेक किया विद बैंग। मतलब इसका मतलब क्या, डिमांड आई बड़ी। अब तीसरी कंडीशन मैंने आपको क्या बोली थी, कि वो कैंडल में अपने को वॉल्यूम होना चाहिए। तो ये देखो, अब इसका एक्चुअली साइकोलॉजिकली इसका मतलब क्या है, कि किसी बड़े आदमी ने यहाँ पे पैसा डाला। अच्छा, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। समझो आपने 2016 में ये स्टॉक को 5000 में लिया था या 4800 में, और 24 में आपका भाव आया, तो एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा, खरीद लेगा। नहीं, जिसके पास पहले से खरीदा हुआ था 2016 में 4800 में, और अभी आपका 8 साल बाद फिर से 4800 का भाव आया है, तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा, मैं निकाल दूंगा मेरा बराबर प्राइस। पर वही जनरली होता है कि बहुत सारे लोग उसको महंगा समझते हैं। कोई ऐसा बोलते हैं कि भाई चलो फाइनली अपना भाव आ गया, निकल जाओ, पर वहां से ये स्टॉक की नई जर्नी शुरू होती है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये स्टॉक का नया जन्म हुआ है। पेटीएम है आज। हाँ, पेटीएम में ये मेथड देख लो। 2035 में पेटीएम ऐसा होगा जैसे बात कर रहे हो, अगर पेटीएम रही तो। अभी मैं आपको क्या बोला हूँ, मेरा जो मेथड है ना आसिम भाई, सिर्फ आप मेरे को बोलो कि अपना जो 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन में से इसमें क्या चीज हम लोग अप्लाई, मतलब इसमें कौन सी चीज। अभी नहीं 2030 की बात कर रहा हूँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2030-35 में पेटीएम का क्या सिचुएशन होगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोटक ने पेटीएम को खरीद लिया, आज गिरने के सिचुएशन में है, जो 2008 में या 2016 में फोर्स में हुआ। हाँ, आज वो इसका सिचुएशन हो तो गया। जब भी देखो, अभी अपन क्या करेंगे ना, अभी मेरे मेथड में अभी ये अपन ने 1950 का भाव को मार्क कर लिया। अब जब ये 1950 तोड़ेगा तब अपन बात करेंगे। देखो क्या होता है ना, कि अभी की कंपनी की सिचुएशन क्या है वो अपने को अभी पता है। फ्यूचर में इसकी कंपनी की सिचुएशन क्या होगी, शायद कुछ अच्छी भी हो सकती है, या इसके ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि पेटीएम ने अपना बिजनेस ही बदल लिया। चलो मेरे को बताओ कि ऑल टाइम हाई मारा, हाँ, एंड 52 वीक हाई मारा, हाँ, ये रोज चेक करते हो? रोज चेक करो तो ज्यादा अच्छा है। उससे क्या होगा कि समझो कोई स्टॉक आपसे मिस नहीं होगा, और अगर आप हफ्ते में एक बार चेक करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रोज चेक करने का एडवांटेज क्या है, कि आपका कोई ट्रेड में ब्रेकआउट मिस नहीं होगा। अभी देखो, मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूं, और मैं आपको जो भी एग्जांपल दिखाता हूं ना आसिम भाई, उसमें मैंने जो आपको 3 चीज बोली ना, सिर्फ वही 3 चीज आपको मिलेगी, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगी। अब देखो, ये स्टॉक का नाम है रिको ऑटो, 2005 का प्राइस था आसिम भाई, अभी ब्रेक किया है। अच्छा, शायद 2005 और 2008 के टाइम पे ये पेटीएम होगा, है ना। जस्ट आस्किंग, तो अब ये दिख गया अपॉर्चुनिटी है। हाँ, सो जो भी हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, आर यू इन्वेस्टेड इन देम? हाँ, मैं आपको रिको ऑटो में अभी दिखा दूं। अच्छा, मैं एंट्री कैसे लेता हूँ वो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपके व्यूअर्स के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, रिको ऑटो का मेजर 2005 का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो 115 रुपया था। 114.60 है, मैं 115 बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 114.60 प्लस 4%, मैं ऐसा सोचता हूँ कि 114.60 पे मैं नहीं खरीदूंगा, और 4-5% ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री मारूंगा। तो मैंने वहां पे एंट्री मार ली। मैं अपना अलर्ट रख लेता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, अपने मोबाइल के ब्रोकर के ऐप में। तो वो जब हो जाता है तो मेरे को अलर्ट मिल जाता है, और मैं वो टाइम पे अपने हिसाब से, मेरे पास 10 लाख है तो 10 लाख के जितने भी मुझे पैसे लगाने मैं लगा देता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस उसमें होता है 10%। 10%? हाँ। अब मेरा फिक्स होता है, कभी 10 होता है, कभी 8 होता है, कभी 12 भी होता है। अच्छा। पर मैं उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेता, 12% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता एक ट्रेड में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्जर्व नहीं करते स्टॉक को कि यार क्या पता ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो यहाँ पे फिर जाए, वो भी होता है। ये देखो, अभी ये अशोक लेलैंड है, इसने 2018 का अभी ब्रेकआउट किया था, और ये 9 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है। करेक्ट। पर अभी इसमें क्या होगा ना, आपका पैसा लगा हुआ है, अटका हुआ है, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। एक बार ऐसा भी हुआ था दीपक फर्टिलाइजर के ट्रेड में, कि मैंने जनवरी मंथ में खरीदा, और वो स्टॉक 6 महीना, जैसे अशोक लेलैंड कंसोलिडेट कर रहा है वैसे वो भी कंसोलिडेट कर रहा था।
पर 7वें महीने ने उसमें 75% रिटर्न दिया, एक ही महीने में वो 75% चल गया। जैसे टाटा मोटर्स पकड़ लो, अभी सब स्टॉक्स में ऐसा होता है कभी कभी। देखो कंसोलिडेशन इज नॉट बैड, अगर यू डोंट लुक एट फंडामेंटल्स। मैं अभी पढ़ना शुरू किया है मैंने, मैं आपको बताऊँ क्यों। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स लिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो मैं आपको क्या बोला कि मैं गलतियां करते गया और उसको सुधारते गया। अब देखो ये ABB इंडिया करके है। असीम भाई ये स्टॉक है ना 2007 का लेवल इसने 2021 में ब्रेक किया था, 14 साल के बाद वनवास काट के आया। ठीक है, अब मेरा जनरली रेंज कैलकुलेशन का मेथड क्या होता है, वैसे मैंने वीडियो में भी यही टाइटल डाला था, वनवास के बाद। रियली? हाँ, तो मेरा मेथड अपसाइड का टारगेट का क्या होता है कि भाई जो स्टॉक का टॉप था और जो स्टॉक ने लो मारा था उसके बाद वो रेंज निकालो और उसको ब्रेकआउट के बाद ऐड कर दो। असीम भाई मैंने ये स्टॉक 1650 में खरीदा था, 1650 या 1700 में। मेरा टारगेट आता था 2950 रुपया। मैं निकल के बहुत खुश हो गया। अभी आप देखो ये स्टॉक का प्राइस 5700 है। अब आप मुझे बताओ इसमें मैंने क्या मिस आउट कर दिया? फंडामेंटल्स जल्दी निकल लिए। मेरे को ये समझ नहीं थी कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये कंपनी का आने वाले सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। ये कंपनी को कुछ ऐसे ऑर्डर्स मिले थे, ये सेक्टर के रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव हो गई थी। ये एक एग्जांपल है। दूसरा मोमेंटम ट्रेडिंग कर गए आप, मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बजाय। हाँ मतलब अभी ये देखो अपार इंडस्ट्री मेरे मेथड के हिसाब से अभी ये आपको ब्रेकआउट छोटा दिख रहा है असीम भाई, वो टाइम पे ये ब्रेकआउट इतना बड़ा था। और देखो यहाँ पे वही बड़ा कैंडल, बड़ी वॉल्यूम, 5 साल के बाद ब्रेकआउट। मेरा टारगेट इसमें ना अपार इंडस्ट्री में कुछ 2600 था। अभी ये स्टॉक का प्राइस है 6090 रुपया। तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि सारे स्टॉक्स ऐसा करेंगे। टाइम कितना जाता है इसमें, मतलब कि इतने रिटर्न पहुंचने तक? देखो आप तो प्रॉफिट को राइड कर रहे हो। हाँ, 2022 में इसने ब्रेकआउट दिया था और आज मतलब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल। पर असीम भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर आपके हाथ में सोने की लगड़ी लगी है तो आपको वो बेचनी नहीं चाहिए। अब मैं साल में 25-30 ऐसे ट्रेड लेता हूं ना, शायद उसमें से 2 या 3 ऐसे निकले, सब तो नहीं निकलेंगे। पर ये 2-3 को मैं कैसे संभालूं, उसके लिए मैं क्या करने शुरू किया कि जब मेरा फाइनल टारगेट आता है तो मैं 50-60% क्वांटिटी एग्जिट कर देता था। और फिर फिर मैं सुपर ट्रेंड को ट्रेल करके, वो एक इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड करके, उसके मदद पे मैं वीकली बेसिस पे उसको ट्रेल करता था। अच्छा, तो अभी क्या हुआ ना कि पहले तो मैं ये करता था, पर अभी मैं क्या सीख रहा हूं कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को समझूं, उनकी बिजनेस को समझूं। मतलब आप है ना असीम भाई, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझते हो बहुत सारी चीज़ों को, फिर आप उसके बारे में सीखते हो, फिर उसको अप्लाई करते हो। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट सीखते सीखते आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, तो भी खत्म नहीं होएगा। तो भी आपको लगेगा कि यार सारा मेरे को आता नहीं है। और मेरा अभी वही स्टेज चल रहा है। नहीं, कई लोग हैं जिनको 15 दिन में आ जाता है। हाँ, कई लोग होते हैं जिनको 15 दिन में आ जाता है। तो मेरे से अच्छे हो गए सर। मेरे को तो नहीं आता है असीम भाई, कभी कभी मेरे को सर कैसे भी बोल रहा हूँ। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। पर अभी देखो मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी जैसे ये जिंदाल स्टील एंड पावर कंपनी है असीम भाई, मैंने यहाँ पे क्या कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया है। ये देखो 2010 का प्राइस था, 2010 में इसका प्राइस एक बार में 796 था। उसके बाद इसने अपने लाइफ टाइम में 48 रुपीज का लो मार चुका है। कोविड के पहले की बात है ये। और वापस से ये स्टॉक क्यों 800 रुपया ब्रेक कर रहा है, बताओ मुझे क्या है इसमें? फंडामेंटल देखने पड़ेंगे, कुछ तो होगा ना, अपने को नहीं पता है। अब मेरा इसमें टारगेट क्या बन रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप मुझे बोलोगे विजय तू पागल है, कुछ भी बोलता है। नहीं, देखो इसमें मेरा अपसाइड का टारगेट बन रहा है 1450 से लेके 1500। वैसे अभी ये स्टॉक का प्राइस थिंक कि जितना टिप आया, डिफरेंस जितना हाई से है, ये टीपी लगाना। हाँ, ये ऑब्जर्वेशन है कि उतना तो आता ही है असीम भाई। ये एक्सपीरियंस, गट फीलिंग एक्सपीरियंस है। और मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे ट्रेड है जो मैंने किए हैं और उतना आया है। इवन मैंने आपको बताया ना, उससे भी ऊपर जाता है अगर कंपनी अच्छी होती है तो। इसका क्या मतलब है असीम भाई कि ये कंपनी ने जो किया वो किया, पर अभी ये कंपनी का नया दौर शुरू हुआ है। नई मैनेजमेंट आई होगी, नए लोग आए होंगे। टाटा मोटर में क्या हुआ आपको पता है? ये देखो, अब टाटा मोटर ने तो इतना अच्छा रिटर्न दिया असीम भाई। ये देखो टाटा मोटर ने क्या किया था, 2015 का लेवल 2023 जून महीने में ब्रेक किया था।
फिर इसने अभी जैसे अशोक लेलैंड 9 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, टाटा मोटर ने 4 महीने कंसोलिडेट किया। और टाटा मोटर आज देखो, मैंने ये ब्लू लाइन बनाई थी ना, वो ब्लू लाइन क्या है पता है आपको? वो गैप है, डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है ना आसिम भाई, वही ये ब्लू लाइन है। हाँ। तो मतलब अब वहां तक पहुंच गया। अब टाटा मोटर में यहाँ पे क्या हुआ था, उनके मैनेजमेंट में वो आए थे, उनके जो अभी नए आए हैं, जिन्होंने सारी कंपनी को ही टर्न अराउंड कर दिया। तो अब अगर मेरे को वो टाइम पे ये चीज का नॉलेज होता कि यार ये भाई साहब अभी मैनेजमेंट में एंटर हुए हैं और इनका पास्ट रिकॉर्ड तो बहुत कड़क है, तो मेरा वो टाइम पे कॉन्फिडेंस टाटा मोटर पे कितना होता? प्रीटी हाई है ना। मैं 10 लाख की जगह पे शायद 20 लाख लगा देता। तो अभी मैं जो आपको कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा था, अगर आपने टाटा मोटर में 900-600 रुपए में 10 लाख लगाए हो तो ऑलमोस्ट अभी तो डबल ही हो गए, 1200 नहीं हुआ है पर ऑलमोस्ट। तो सोचो, इन्वेस्टिंग में वही बात है कि आप जितना पैसा लगाओगे उतना पैसा आपका बनेगा। अगर किसी का कैपिटल 1 करोड़ है और उसने 1 साल में अपने कैपिटल को डबल कर लिया तो लाइफ बदलती है। पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं आज? अभी मेरे पास 5 स्टॉक है। हाँ। तो कब से कर रहे हो मोमेंटम इन्वेस्टिंग? मैं तो जब से मेरे को ये समझते निकालते भी रहते हो बीच बीच? हाँ, रोलिंग चलते रहता है आसिम भाई। अभी जैसे मेरे पास रिको ऑटो है, रिको ऑटो का टारगेट आ गया तो मेरे वहां से पैसे फ्री हो जाएंगे, और वो टाइम पे अगर कहीं पे नया अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं डाल दूंगा। आपको है ना आसिम भाई, मैं पहले 10-15 स्टॉक रखता था। बट क्यों कुछ ऐसे स्टॉक को क्यों एग्जिट करना जो कि लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं ना, पता नहीं है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी आप ट्रेड लो सब तो मल्टीबैगर नहीं बनते। पर फंडामेंटल जैसे हम चेक करते हैं, पर मैं तो अभी तक चेक नहीं कर पा रहा हूँ ना। आप कर देखो आसिम भाई, मैं आपको बहुत फ्रैंकली बोलूंगा कि मेरे को फंडामेंटल्स की आप बैलेंस शीट दोगे ना तो मेरे सामने कौवे उड़ जाएंगे क्योंकि अभी मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सीखूंगा नहीं, सीखूंगा तो शायद समझ पाऊंगा। फेयर, ये एक्सेप्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिकॉज अदरवाइज सबको लगता है नहीं आता है तो नहीं आता है, अभी सीखना पड़ेगा। क्योंकि फंडामेंटल्स का अंडरस्टैंडिंग, सी आई एग्री विद यू कि कंसंट्रेशन होना चाहिए और सबका अपना अपना साइज होता है। हमारे पॉडकास्ट में 500 वाले भी आ चुके हैं कि जिनके पोर्टफोलियो में 500 स्टॉक्स हैं। नॉट इवन किडिंग, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसकी लाइफ नहीं बदलने वाली है ना उसमें से। पॉइंट सोचो, आपका अपना एक सोच है, उनकी एक डायरेक्शन है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था, वो हाँ स्टॉक थे। हाँ मैंने देखा। एक्चुअली अभी ही इज नो मोर। अच्छा, ही इज लेफ्ट। अरे यार, लास्ट वीक ही पता लगा हमें भी। बट आई एम सेइंग 500 वाले भी हैं। देयर समबडी हु हैज गॉट 600 एंड देयर इज गॉट समबडी व्हाट 15, 10, 5। वेरी करता है सबका माइंडसेट। अब मैंने आपको शुरू में ही यही बोला था कि मार्केट में पैसा देने के लिए मार्केट सबको रेडी है, पर आप कैसे लेते हो तमीज से आओ। डिपेंड है, तमीज से आओ, आप कैसे लेते हो। अब मैंने आज अपन यहाँ पे बैठे 5 साल बाद अपन जब मिलेंगे तब मैं कुछ और नया सीख के आऊंगा, इसमें कुछ और एडिशन करूंगा फंडामेंटल्स, तब तक मैं शायद थोड़ा बहुत समझने लगूंगा। अरे आप 5 महीनों में सीख जाओगे। नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सीखना एक अलग चीज होती है और उसको बराबर समझना एक अलग चीज होती है। अपने गाड़ी तो सीख ली है, पर कहाँ पे कैसी गाड़ी चलानी है, आज भी रास्ते में हम देखते हैं कि कैसे भी लोग गाड़ी चलाते हैं। करेक्ट। तो वो एक अलग चीज है, सीख के उसको यूज कैसे करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मेरी जर्नी चल रही है और मैं तो चाहता हूँ कि मैं अभी जो साल के 25 ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ और कम करूँ, वो आगे जाके कम हो जाए यार। असीम भाई, सुधर जाएगी लाइफ। आप मानोगे असीम भाई, मैं अभी 1 महीने में मेरा जो टर्मिनल है उसको बंद करवा रहा हूँ। वाओ, मुझे नहीं देखना है भाव। ओ माय गॉड। देखो, मैं 2011 से ब्रोकर हूँ तो मेरे को पहले से टर्मिनल मिला हुआ है, तो अभी एक आदत बन चुकी है 9-15 को टर्मिनल चालू करो। कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस चालू है, लाल और ब्लू चल रहा है वहां पे। डिस्ट्रैक्शन बन गई है। मैंने एक नोटिस, डिस्ट्रैक्शन बन गई है। मैंने एक चीज नोटिस किया, ये चालू क्यों रहता है। तो फिर मैंने मतलब मैं ऐसे कभी समझता हूँ, सोचता हूँ, तो मैं बोलता यार इसको बंद करवा देते। तो मैंने मेरे सब ब्रोकर मतलब मेरे ब्रांच मैनेजर को फोन किया। मैंने बोला विनोद भाई मेरा टर्मिनल बंद करवा दो। बोलता है अरे विजय भाई पक्का। मैंने बोला भाई अभी सब क्लाइंट ऑनलाइन ट्रेड करते हैं। हाँ। मेरा टर्मिनल का मुझे कुछ काम नहीं है, वो सामने पड़ा रहता है, मैं देखते रहता हूँ, मेरा ध्यान पूरा दिन उधर रहता है, मैं लंच उसको देख के करता हूँ। क्योंकि आदत है ना आसिम भाई, मैं पहले सब ब्रोकर था, मैं पहले टिफिन लेके ऑफिस जाता था और पूरा दिन हाँ सर क्या लेना है क्या बेचना है वही तो करता था। और मैं वहां पे ये देखता था कि 35 साल वाला आदमी भी वही काम कर रहा है मेरे साथ। हाँ। और 50 साल के अंकल भी मेरे साथ वही काम कर रहे हैं। तो मैंने वही टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि भाई
ये सब ब्रोकर से तो मैं आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाऊंगा। अब आपने पूछा था ना तूने इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग क्यों शुरू किया, तो असीम भाई मेरे भी बहुत बड़े सपने हैं, मुझे भी वेल्थ बनानी है। और आपको मैं एक बात गारंटी से बोल सकता हूँ असीम भाई कि अगर आपको पैसे अच्छे से कमाने हैं, तबीयत से कमाने हैं ना, तो वो बाजार से ही हो सकता है। हाँ, वो आपका तरीका क्या है वो आप डिसाइड वेरी करता है। शायद मैं आप फास्ट कर लो, मैं स्लो कर लूं, पर कमाएंगे तो सही। कोई जल्दी कमा ले पैसा, क्योंकि आजकल तो हम लोग देख रहे हैं बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ओके, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में एग्जिट कब करना है? जब अपना टारगेट आया, लेवल आ गया। हाँ, 50%। हाँ, बाकी का फिर मैंने बोला ना कि अभी तो मैं सुपर ट्रेंड से उसको ट्रेल करता हूँ, और अगर मेरे को फंडामेंटल्स समझने आ गए तो शायद अभी मैंने एक चीज सीखी है, मैं आपको भी बताता हूँ, जो सीखी है वही बताता हूँ। मैं एक इन्वेस्टर से मिला, मैं उनका नाम आपको बाद में बताऊंगा। तो वो इन्वेस्टर को मैंने पूछा, सर ये मेरा मेथड है, मैंने उनको पैसे दिए मिलने के लिए। अच्छा, 1 घंटे के। अच्छा। और हाँ, और मेरे को कोई गम नहीं है उसका। मेरे इंटेंशन में क्या था कि क्या तो मैं बुक पढ़ूं, हाँ, या तो मैं वो आदमी से मिलूं जिसने पैसे कमाए हैं। अब आप मेरे को बोलो असीम भाई, अगर आपको वो आदमी बोलेगा कि 1 घंटे मिलने के मेरे को इतने पैसे दे, अगर आप बहुत स्मार्ट आदमी हो ना, आप बोलेगे ले भाई पैसे, तो मेरे को नॉलेज दे, काम खत्म कर। तो मैं वहां पे गया, मैंने उनको बोला सर मेरा ये तरीका है, क्या लगता है ये कितना चलेगा? बोलता है बेटा सही है, सही कर रहा है। मैं बोला नहीं सर, मेरे को और कम काम करना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। बोलते मैंने फिर उनको ये बताया सब एग्जाम्पल कि सर ये शेयर तो इतने भाग गए, मैं तो निकल गया। तो बोलता है बेटा एक समझ, अगर तू जो ब्रेकआउट ले रहा है वो टाइम पे वो कंपनी का मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो 10,000 20,000 करोड़ होगा। यस। तो इसका मतलब क्या कि वो 4 गुना 3 गुना होगी कंपनी। तो फिर आप 100% रिटर्न तो एक्सपेक्ट मत करो, थोड़ा ज़्यादा ही करो, कम निकल रहे हो। हाँ, अगर आपने कोई स्टॉक में ब्रेकआउट लिया, वो कंपनी का मार्केट कैप अभी 25 करोड़ है, तो फिर आप 100-50% में समझ जाओगे बहुत बड़ी। और अगर कोई कंपनी है जो लार्ज कैप है, तो उसमें 50% में मिल गया तो आपके अच्छे नसीब है, क्योंकि कंपनी का टारगेट भी तो, कंपनी का टारगेट प्राइस बढ़ाना नहीं है, उनका मार्केट कैप बढ़ाना, मार्केट कैप बढ़ाना है, बड़ा बनना है। अब मेरे लिए पूरे मीटिंग में, पूरे 1 घंटे की मीटिंग में सिर्फ यही बात मेरे दिमाग में बैठ गई। सेंसिबल, वेरी सेंसिबल। और मैंने बोला यार ये पैसे वसूल हो गए और मैं फिर पैसा देके जाऊंगा, क्योंकि देखो आज तक कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसे आके नहीं बोल रहा था कि मेरे को 1 घंटे का पैसा दो मैं आपको मिलूंगा। अगर वो पर्सन बोल रहे हैं तो हमारा काम है कि मेरे को तो ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मेरे को उनके पास से कुछ मिलेगा। हाँ। मैंने उनसे एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कोई स्टॉक बताओ सर जिसमें मैं इन्वेस्ट करके बैठ जाऊं। मेरे को स्टॉक नहीं चाहिए, मेरे को आप नॉलेज दो कि आपने इतने साल में क्या सीखा सर। That's the way it should be, ऐसा ही होना चाहिए। स्टॉक टिप ये सब चीजें, उनके स्टॉक शॉर्ट टर्म पे मैं कितना खरीद लूंगा, फिर से वही सवाल आएगा। डिसिप्लिन की गोली है ये, पेन किलर है ये। नहीं चलो असीम भाई उन्होंने बोला कि ये स्टॉक ले लो। हाँ। अब आप मेरे को बताओ, आप उसमें अपने कैपिटल का 50% डालोगे, आप लोगे 1 लाख रुपए का, अगर वो डबल भी हो गया तो आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? मैं तो वही सवाल पूछता हूँ कि ऐसा करो कि आपकी लाइफ स्टाइल भी बदले और लोगों को भी दिखे और घर का एड्रेस भी बदले। एड्रेस बदलना तो जरूरी है। और सच बात है असीम भाई, स्टॉक मार्केट आपका एड्रेस बदल सकता है। मेरा तो बदला है। मैं पहले चौल में रहता था, आज मैं अंधेरी की सबसे अच्छी बिल्डिंग में रहता हूं। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है। यू शुड बी। बहुत प्राउड फील होता है। और मैं अपने पूरे घर वालों को भी खुश देख के बहुत खुश होता हूँ कि यार एक मतलब है ना, हमारे गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि खानदान में लाइफ बदलने के लिए ना एक आदमी चाहिए, मतलब खानदान का शकल बदलने के लिए। और वो आदमी है ना पूरी जिंदगी मेहनत करता है और वो बहुत पैसा छोड़ के जाता है। और मैं वो आदमी बनना चाहता हूँ मेरे खानदान का। वेरी पावरफुल यार। यस। और असीम भाई उसमें मेरे को मेहनत करने में कोई दुख भी नहीं है, मेरे को मजा आता है। आज मैं अपना YouTube चैनल चलाता हूँ। आज मुझे किसी ने, अपने गेस्ट में से किसी ने पूछा व्हाट इज योर गोल ऑन यूट्यूब। पता है मैंने उसको क्या बोला? पता नहीं। बस मजा आ रहा है, मैं बना रहा हूँ यार, चल रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि YouTube में पैसे के लिए आते हैं। आपको भी पता है YouTube में क्या पैसा मिलता है। आज हम लोग यहाँ पे 11:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रात के, और दिखा देते हैं। हाँ नहीं इतना तो वैसे ट्रेडिंग व्यू की इसमें भी दिखेगा उनको टाइम।
नहीं आसिम भाई, कुछ लोगों की तो ये लोग बात सुनते हैं यार, इतना भी सब उल्लू नहीं बनाते। कदम आजकल बड़े ना एहतियात के साथ रखने पड़ते हैं हर तरह के। नहीं आसिम भाई, बट विजय भाई सच में यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ पावरफुल लाइन। और ये मैं ना हम अपन जानते हैं एक दूसरे को, काफ़ी हो गया टाइम अपने को। आई टोटली बिलीव दैट यू वुड बी दैट पर्सन, बिकॉज आई नो द एनर्जी दैट यू हैव इन यू इन टर्म्स ऑफ एक पॉजिटिविटी होती है ना बंदे की। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ ना तो मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं, और आई बिलीव मैं इमोशनल भी हो गया था। मतलब मैं मानता हूँ कि ये बात फॉर यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज बंदे का ना यार वाइब का पता लग जाता है। यू नो व्हाट काइंड ऑफ वाइब एनर्जी द पर्सन थ्रोज, सो दिस इज नो डाउट अबाउट इट। देखो मतलब मेथड है ना, मैं आपको बताने के लिए 15 मेथड बता दूँ, बट ये जो मैंने मेथड बताई है ना, उसको मैं मतलब मेरे ब्लड के अंदर ये मेथड है। अब 1 घंटे में मैं पूरी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बट मैंने आपको जो यहाँ पे बताया ना, दैट इज़ द 80% ऑफ माई ट्रेडिंग स्टाइल। अब 20% क्या बच गया है कि कौन से स्टॉक को लेना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा वैसे लास्ट क्वेश्चन, अगर ऐसा स्टॉक नहीं मिलता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने कोई स्टॉक नहीं मिला, ऐसा नहीं मिलता है कभी कभी। मैं आज आपको बोलूँ, आज मेरे को ये नहीं, मतलब हर हफ्ते तो ऐसा होता है कि एक स्टॉक तो मिलता है। आज का वो हफ्ता है, मतलब जो ये लास्ट वीक था, एक भी स्टॉक नहीं मिला है। तो असीम भाई इसका मतलब क्या है कि मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग होगी कहाँ से? आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपके पास 10 स्टॉक है और मार्केट गिर रहा है, तो आपके सब स्टॉक में से स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप कैश में आ जाओगे। और समझो मार्केट 6 महीने तक खराब है, और फिर मार्केट जब वापस से अच्छा होने लगेगा तब आप वापस से अपना काम शुरू कर दो। हर बिजनेस का एक सीजन होता है। करेक्ट। तो मेरे भी बिजनेस का सीजन है, पर मेरे बिजनेस में डिसएडवांटेज क्या है स्टॉक मार्केट में, मेरे को पता नहीं है वो सीजन कब आता है कब जाता है, किसी को नहीं पता। क्योंकि देखो वो कपड़े वाले को पता है कि भाई दिवाली आएगी तो कपड़े ज्यादा बिकने वाले हैं, पेंट वाले को पता है दिवाली में पेंट ज्यादा बिकने वाला है, सबको अपने अपने, होली वाले को जो बेचते सबको अपना सीजन पता है। अपने को अपना सीजन नहीं पता है कि ये 12 महीने में से आपका सीजन कौन सा है और मंदा कब आना है। हाँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि आपको 12 महीने की जरूरत ही नहीं है। आपने बाजार में अगर 6 महीने अच्छे से कर लिए ना, तो आप 12 महीने का रिटर्न कमा के निकलोगे। ग्रेट वे टू से इट, ग्रेट वे टू एंड इट, एंड थैंक यू अगेन विजय भाई। थैंक यू शेयरिंग ऑल दिस। होपफुली दिस इज गोना हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। यस कि इतना कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट को बोलते हैं, सिंपल तरीके अगर लगातार किए जाए सही तरीके से, सही नियत से, तो वर्क करते हैं। 100% करते हैं। थैंक यू।